हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे कोर्स 3 की असेसमेंट वाले पेपर की यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में 2.1 में हमको स्क्रीनिंग के कुछ टाइप्स देखने हैं और स्क्रीनिंग की डेफिनेशन देखनी है। स्क्रीनिंग की डेफिनेशन हम अपनी यूनिट 1 में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिपीट पढ़ेंगे। तो स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग इज अ चेकिंग, ये एक चेक है फॉर अ डिजीज। जब कोई सिम्टम्स नहीं होते या फिर थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं तो हम चेकिंग करवाते हैं। दैट इज स्क्रीनिंग। मीन्स एक चेक लेना कि देयर इज सिम्टम्स और नॉट, क्या इसके चांसेस हैं या नहीं है। इट हेल्प्स देयर टू फाइंड द डिजीज एट द अर्लियर स्टेज। तो ये हमको हेल्प करता है कि अगर कोई डिजीज है, अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसका अर्लियर स्टेज पे ही पता चल रहा है। ठीक है, उसके सीवियर होने के चांसेस कम हो जाए, फ्यूचर रिस्क रिड्यूस हो जाए। तो ये क्या है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज जस्ट अ चेक फॉर अ डिजीज व्हेन देयर इज नो सिम्टम्स। ठीक है, व्हेन देयर इज नो स्कोप एंड नो सिम्टम्स, सो इट हेल्प्स टू फाइंड द डिजीज एंड एट द अर्लियर एज। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसीजर है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हेल्थ, जस्ट अ चेकअप। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल मीन्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द डोमेन्स, तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें ये डोमेन इंक्लूडेड होती है। तो फर्स्ट कॉग्निशन, हम कॉग्निशन डेवलपमेंट देखेंगे। कॉग्निशन मीन्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, कितना समझ आता है, कितना लर्न कर पाता है। तो थिंकिंग इज रिलेटेड टू आवर माइंड, आवर ब्रेन, आवर परसेप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। भाई फाइन मोटर मीन्स हमारी छोटी छोटी जो मसल्स हैं, स्मॉल मसल्स हैं, उनका डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ग्रॉस मोटर इज फॉर द बिग मसल्स, बिग मसल्स का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। देन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, बोलना अच्छे से आ रहा है, समझ पा रहा है, भाषा बोल पा रहा है, दैट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट सोसाइटी से रिलेटेड है, क्या वो सोसाइटी में रह पा रहा है, अपने पीयर में बातचीत कर पा रहा है, इंटरेक्शन कर पा रहा है, उनकी बातें सुन पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, कोरिलेट कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें आती है हमारे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल इमोशनल स्क्रीनिंग। अब सोशल इमोशनल स्क्रीनिंग क्यों होती है? इट फोकसेस ऑन द चाइल्ड्स एबिलिटी। ये चाइल्ड्स की एबिलिटी पे फोकस करती है कि वो कितना कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस एंड रेगुलेट द इमोशंस, इसमें क्या आते हैं? इसमें उसको एक्सप्रेस, इमोशंस को एक्सप्रेस करना और रेगुलेट करना। मीन्स बिल्कुल आउट ब्रेक भी ना करना, अपने जो इमोशंस है उनको कंट्रोल में रखना, पॉजिटिव बिहेव करना, कंडीशन के हिसाब से हैप्पी या सैड होना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। एक्सप्रेस एंड रिलेट द इमोशंस, जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड ही एक्सप्रेशन देना। नेक्स्ट फॉर्म्स क्लोज एंड सिक्योर रिलेशन। तो नेक्स्ट उसको से रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से अपनी सिक्योर रखना चाहिए, सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए रिलेशनशिप में। एक्सप्लोर हिज और हर एनवायरनमेंट एंड लर्न, तो उसको अपना लर्निंग इन्वायरमेंट भी इन्हेंस करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत सारे वेज है सीखने के, हर तरीके से सीखना चाहिए। इन्वायरमेंट में मैनी वेज ऑफ लर्निंग होते हैं। तो वो कैसे अपने सोशल और इमोशनल बैकग्राउंड से हम कैसे उसको असेस कर सकते हैं, दैट इज सोशल इमोशनल स्क्रीनिंग। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। इसमें किस चीज़ की चेकिंग होती है, किस चीज़ की स्क्रीनिंग होती है? ये मेंटल हेल्थ मीन्स ब्रेन से रिलेटेड होगा, जो भी होगा उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एट अ रिस्क ऑफ पॉसिबल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट मे इंटरफेयर द एक्सपेक्ट ग्रोथ, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड मे वॉर्न फर्दर डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। अगर हम किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का जल्दी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो इसकी वजह से जो फ्यूचर में होने वाला रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो ग्रोथ उसकी होने वाली है, जो लर्निंग वो करने वाला है, वो भी वो अच्छे से कर पाता है, कोई डिलेज नहीं आते हैं। ठीक है, उसका अच्छे से डायग्नोज हो जाए, फिर असेसमेंट हो जाए और फिर इवोल्यूशन हो जाए। इसीलिए मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 टाइप ऑफ स्क्रीनिंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर। हम सब क्या हैं? स्पेशल एजुकेटर। तो हमारा उस बच्चे की लाइफ में क्या रोल है, हम क्या करते हैं,
स्क्रीनिंग प्रोसेस में। फर्स्ट, एनालाइज द चाइल्ड इन ऑल एस्पेक्ट। सबसे पहले हम चाइल्ड को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसके सारे स्पेसिफिक एरियाज में। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट, फिर उनके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कुछ गोल्स सेट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट, डिसाइडिंग टीचिंग मेथड्स। अब हमको देख लिया अभी मुझे ये पढ़ाना है, इस बच्चे को काउंटिंग सिखानी है या फिर अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, देन मैं उसके हिसाब से अपनी टीचिंग मेथड, अपना जो टीचिंग जैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ उसको डिसाइड करूँगी। जैसे अगर मुझे उसको फ्रूट नेम सिखाने हैं तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि मैं रियल फ्रूट्स लेके आऊँ, उसको दिखाऊँ, टच कराऊँ, फील कराऊँ, उसको टेस्ट कराऊँ, देन ये क्या है, मेरा टीचिंग मेथड है। ठीक है, अगर मुझे उसको काउंटिंग सिखानी है तो उसको फ्लैश कार्ड से सिखाती है ना। तो ये क्या है, मेरा टीचिंग मेथड। अब मैंने गोल ले लिया है, देन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई टीचिंग मेथड कि बच्चे को अच्छे से समझ आना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब जो भी मैंने प्लानिंग की है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, मीन्स उसको मैं फॉरवर्ड लेके जाऊँगी, उसको मैं बच्चे के साथ कराऊँगी, इम्प्लीमेंट करूँगी। ठीक है, उसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ द चिल्ड्रन। अब मैंने एक्टिविटी करा दी, अब मैं बच्चे से क्वेश्चनिंग करूँगी। ठीक है, इवेल्यूशन में हम ज़्यादातर क्वेश्चनिंग ही करते हैं कि बच्चे को कितना आया कितना नहीं। हम ये देखते हैं कि पहले जितना आता था और अब जितना आता है उसमें कितना डिफरेंस है, दैट इज़ इवोल्यूशन, उसका क्या इवेल्यूशन हुआ है। तो ये हमारी 2.1 ख़त्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट यूनिट है 2.2। 2.2 इज़ फॉर फॉर्मल असेसमेंट बाय स्पेशल एजुकेटर। अब एक स्पेशल एजुकेटर फॉर्मल असेसमेंट कैसे कैसे करती है। तो फर्स्ट आता है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, ये ऑनगोइंग होता है, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रही है उसी टाइम उसको मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना। तो ये सारी चीज़ें आती है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट में। टाइप ऑफ ऑनगोइंग असेसमेंट, ये एक ऑनगोइंग असेसमेंट है। पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ अ चाइल्ड डेली परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू व्हाट इज टॉट। ये हम डेली मॉनिटर करते हैं, हम डेली कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो हम डेली ये देखेंगे कि बच्चे को कितना आ रहा है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, जो भी उसको सिखाया जा रहा है क्या वो आ रहा है। टीचर यूज इट टू टेस्ट ईच स्टूडेंट रेगुलरली। टीचर्स इसका यूज करते हैं ताकि वो अपने हर चिल्ड्रन को रेगुलरली ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, रेगुलरली उनका टेस्ट ले सके। क्रिएट वर्कशीट्स ऑफ मैथ, इसमें हम मैथ्स की वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ। टाइम बेस्ड टेस्ट, और ये टाइमिंग बेस्ड टेस्ट होगा। नेक्स्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये दो टर्म्स आती हैं, इनके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, ये आपको आप समझ लो ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेटिव वे है असेस करने का। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक समेटिव वे है। ठीक है, जैसे ही हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में पढ़ा था कि ये ऑनगोइंग होता है। ठीक है, ये उसको हम क्लास टेस्ट ले सकते हैं, होमवर्क ले सकते हैं, डिक्टेशन ले सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, डेली इंस्ट्रक्शंस पे हो सकता है। तो ये भी सेम ऐसा ही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसकी लर्निंग के लिए असेसमेंट करना। जैसे अगर मैंने उसको अल्फ़ाबेट सिखा दिया, उसको अल्फ़ाबेट अच्छे से आ गया, मैं उसको वर्ड सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो ये क्या है, अगर मैं उससे पूछूंगी ना इसको जोड़ के देखो, इसको जोड़ के देखो, तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं असेसमेंट करूँगी कि उसको आगे क्या सिखाना है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है कि उसको कितना आ गया है, मीन्स जो मैंने सिखाया क्या उसको वो आ गया, बस वहाँ तक आ गया तो ठीक है। जो फॉर होगा वो फॉर्मेटिव टाइप होगा, जो ऑफ होगा वो समेटिव टाइप होगा। तो ये ड्यूरिंग लर्निंग होएगा, वो लर्निंग के एंड में होएगा। जो ये वाला है ऑफ फॉर वाला, वो फॉरवर्ड लुकिंग के लिए होगा, और ऑफ वाला बैकवर्ड लर्निंग के लिए होगा। यूज्ड फॉर व्हाट एंड हाउ इम्प्रूव द अचीवमेंट। ये जो फॉर वाला है ये हम यूज़ करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि बच्चे को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाए। लेकिन जो ऑफ वाला है वो हम उसको सर्टिफाई करेंगे कि भाई हाँ उसकी इस स्किल में मास्टरी है। ठीक है, वो कॉम्पिटेंस कर सकता है। ये जो ऑफ फॉर वाला है ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, और जो ऑफ वाला है ये पीरियोडिक होएगा। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें आता है हमारा पीयर असेसमेंट यूजिंग रूब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया होमवर्क आ सकता है, कोई भी क्लास टेस्ट आ सकता है, ओरल टेस्ट आ सकता है, डिक्टेशन आ सकती है। तो ये सब फॉर लर्निंग का पार्ट है। लेकिन जब ऑफ लर्निंग की बात होती है तो इसमें आते हैं फाइनल एग्जाम्स, प्लेसमेंट टेस्ट, यूनिट टेस्ट। ठीक है, जो मेड बाय प्रोफेशनल्स हुए। तो ये दो टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 2.3। 2.3 क्या है? इट इज़ ए इनफॉर्मल असेसमेंट बाय टीचर। पहले तो हमने पढ़ा था फॉर्मल असेसमेंट, अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट में कोई स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया नहीं होता है, ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस पे हो जाता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, हम स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि हाउ मच दे नो, उनको कितना आता है। तो ये होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। तो an assessment planning is described of evaluation procedure what will be used to help in IEP team। तो हम इसमें असेसमेंट को प्लान करते हैं ताकि हम उसको एवोल्यूशन कर सकें और हम एक बेटर IEP टीम बना सकें। तो इससे IEP टीम को भी ये हेल्प करता है। नेचर ऑफ क्वालिफाइंग डिसेबिलिटी, हम पहले डिसेबिलिटी का टाइप देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं कि कैसा है। एलिजिबिलिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, सारी स्पेशल एजुकेशन और रिलेटेड सर्विसेज उसको प्रोवाइड करते हैं। नीड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड हाउ दे विल दे मीट, हम स्टूडेंट की नीड देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हम उनकी सारी नीड्स को कैसे पूरी कर सकते हैं, कैसे उनको मेट करा सकते हैं। एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, हम उनको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज देंगे, एप्रोप्रिएट देंगे, जो उनके लायक होगी, जो उनके लिए होगी, वो स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करेंगे। टीचर मेड क्राइटेरिया, टीचर मेड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ये टीचर बनाता है, ये बच्चों के लिए बनाता है और ये उनको एक लेवल तक सक्सीड करने में हेल्प करता है। टेस्ट एक टीचर मेड टेस्ट ऐसा ही है। इट ऑफर्स मोर सपोर्ट, इसमें बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। प्रोवाइड स्टडी गाइड, इसमें बच्चे को स्टडी गाइडेंस प्रोवाइड होती है। टेस्ट हाईलाइटेड होता है, जो भी उसको सिखाया जाता है उसी में से पूछा जाता है। राइट IEP गोल्स, इसमें IEP गोल्स लिखे जाते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। डिस्कवर स्टूडेंट इंटरेस्ट, इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट को डिस्कवर किया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो ऐसे बच्चे को देख के ही दोनों टेस्ट किए जाते हैं। दोनों इनफॉर्मल है और कौन करता है? स्पेशल एजुकेटर करता है। नेक्स्ट यूनिट आती है 2.4। 2.4 में हमको पढ़ना है कि हम उन बच्चों का असेसमेंट कैसे करें जिनको हाई सपोर्ट नीड्स हैं। हाई सपोर्ट नीड्स हैं तो मीन्स उसकी डिसेबिलिटी क्या है? सीवियर है, बहुत प्रोफाउंड है। तो उनका हम असेसमेंट कैसे करें? दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, उनको स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए होती है। स्पेशलाइज्ड मीन्स उनको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए होती है। यूज़ मल्टीपल असेसमेंट, तो हमको उनके लिए मल्टीपल असेसमेंट यूज़ करने हैं, बहुत सारे मेथड्स असेस करने हैं जो वो एक्सेस कर सके, जो एक्सेसिबल हो। एंड अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट विद देयर सीवियर डिसेबिलिटी, और उनकी जो डिसेबिलिटी है उनके लिए अप्रोप्रिएट हो। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कुछ इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मीन्स एक पॉइंट क्या है कि हम उसमें मल्टीपल वेज यूज़ करेंगे, मल्टीपल मेजर्स अडेप्ट करेंगे ताकि हम उस बच्चे को एसेस कर सकें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कर सकते हो, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड का मतलब अगर उसको बोल के समझ नहीं आ रहा है तो आप साइन लैंग्वेज का यूज़ कर लो, ये चीज़ें। नेक्स्ट, अडेप्ट द असेसमेंट टूल्स। अब बच्चे को डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आपको कुछ टूल्स को अडेप्ट भी करना पड़ेगा, कुछ मटेरियल को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा ताकि वो उसको यूज़ कर सके। टू अकोमोडेट देयर सेंसरी एंड फिजिकल कॉग्निटिव कम्युनिकेशंस, तो क्या, ताकि हम अकोमोडेट कर सकें उसके जो सेंसरी इश्यूज़ हैं, फिजिकल इश्यूज़ हैं, उनको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमको कुछ चीज़ें अडेप्ट भी करनी पड़ती है। जैसे अडेप्टिव इक्विपमेंट्स, अपने इक्विपमेंट्स को अडेप्ट करना, अपनी जो टेक्नोलॉजी है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, उसको विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, हमको असेसमेंट में कुछ अडेप्टेशंस भी करनी पड़ेंगी। फोकस ऑन फंक्शनिंग स्किल्स, हमको उसके फंक्शन स्किल्स पे फोकस करना है। रिलेवेंट द स्टूडेंट्स डेली लिव्स इन फ्यूचर इंडिपेंडेंस, ताकि वो अपनी डेली लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सके, फ्यूचर में इंडिपेंडेंट हो सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो हमको उसके फंक्शन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। इंडिविजुअलाइज असेसमेंट प्रोसीजर, टेलर असेसमेंट प्रोसीजर एंड मीट ईच स्टूडेंट, तो सबको इंडिविजुअलाइज असेसमेंट करना है, सब बिल्कुल पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, अच्छे से उस चाइल्ड को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उनकी नीड्स को
बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, तो ऐसे इंडिविजुअलाइज करना है, उसकी पर्सनल नीड्स देखनी है। कंसिडर द स्टूडेंट्स preferred mode of communication, sensory preferences and strength designing assessment। हमें असेसमेंट में उसकी स्ट्रेंथ भी देखनी है, चाइल्ड की प्रेफरेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करना है, जिस वे में वो कंफर्टेबल है उस वे का कम्युनिकेशन यूज़ करना है। उसकी सेंसरी प्रेफरेंसेस देखनी है कि भाई वो विजुअली ज़्यादा सीखता है, ऑडियो में ज़्यादा सीखता है, काइनेस्थेटिक वे से ज़्यादा सीखता है, तो ऐसे। नेक्स्ट हमको कोलैबोरेट करना चाहिए विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से। मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम है जिसमें सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर, सर्विस प्रोवाइडर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड पेरेंट्स। तो ये सब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। तो इन सबको कोलैबोरेट करना, इन सबका कोलैबोरेशन करना, ये भी एक वे हो सकता है। नेक्स्ट, यूज इनफॉर्मल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट दैट डेली नेचुरली कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटी। हमको इनफॉर्मल और ऑथेंटिक असेसमेंट्स का यूज़ करना है ताकि हम उसको डेली जो भी उसको मॉनिटर कर सकें, जो भी उसको प्रोग्रेस कर रहा है उसको नेचुरली ऑब्जर्व कर सकें। तो हमको इनफॉर्मल असेसमेंट का भी यूज़ करना है। ऑब्जर्व स्टूडेंट्स इन द वेरियस सेटिंग्स, क्लासरूम्स, होम्स एंड एटसेट्रा। हमको बच्चे को डिफरेंट सेटिंग्स में भी ऑब्जर्व करना है, क्लासरूम में, होम में, पार्क में, ऐसे कहीं भी जगह भी हम उसको असेस कर सकते हैं कि पब्लिक में वो कैसे बिहेव करता है, शॉपिंग मॉल्स में वो कैसे बिहेव करता है, ऐसे। मॉनिटरिंग द प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली। हमको इस पूरी प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है, फॉर्मल तरीके से मॉनिटर करना है। गोल सेटिंग इन आईईपी एंड आईएफएसपी। हमको उसकी आईईपी में और आईएफएसपी में सारे गोल्स को मेंशन करना है, गोल सारे सेट करने हैं। फोकस ऑन द रीइंफोर्समेंट टू इनकरेज। हमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है उसको इनकरेज करने के लिए, कभी भी नेगेटिव नहीं देनी, क्योंकि बच्चा डिसेबल है, उसमें मोटिवेशन की कमी है, ठीक है। उनको हम उनका कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं होने देना है, हमको हमेशा उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही देनी है। रिस्पेक्ट द चाइल्ड्स डिग्निटी, autonomy and rights and ensure the assessment and conduct it in a factor sensitively and inclusive manner। हमको स्टूडेंट की डिग्निटी पे ध्यान देना है, उसकी ऑटोनॉमी पे, उसके राइट्स पे, और उसको इंश्योर कराना है कि जो भी असेसमेंट उसके साथ किया जा रहा है बहुत सेंसिटिवली करना है, हमको उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसको रिस्पेक्ट देनी है, एंड इंक्लूसिव मैनर में किया जाए, ठीक है। उसकी सारी नीड्स को, एक सीरियस असेसमेंट हो, वो उसकी डिग्निटी का ध्यान रखना है, उसको बुरा ना लगे, उसको रिस्पेक्टफुल फील कराना, उसको कॉन्फिडेंट फील कराना है, उसको अच्छा फील कराना है। नेक्स्ट 2.5 है टीचर कॉम्पिटेंसीज एंड रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन द असेसमेंट इन डिफरेंट सेटिंग्स। तो हमको टीचर की कॉम्पिटेंसी देखनी है, हमको स्पेशल एजुकेटर का रोल देखना है इन डिफरेंट सेटिंग्स में, कि भाई डिफरेंट क्राइटेरिया में एक स्पेशल एजुकेटर कैसे बिहेव करेगा, या फिर एक टीचर की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट आता है इसमें करिकुलम डिज़ाइन। हमको एक स्पेशल चाइल्ड के लिए कैसे करिकुलम डिज़ाइन करना है। फर्स्ट, क्राफ्ट लेसन्स को क्राफ्ट करना है। कोलैबोरेशन विद टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन करना है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जो भी टीचर्स हैं उन सबको कोलैब करना है कि भाई बच्चा इस फील्ड में ऐसे वर्क कर रहा है, किस फील्ड में वो ज़्यादा अच्छा है, किस फील्ड में वो कम अच्छा है। मॉडिफिकेशन इन लेसन्स, अगर नेसेसरी है, अगर ज़रूरत है तो हमको लेसन्स में भी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ लर्निंग मटेरियल। हमको लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। एग्जामिनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का ध्यान रखना चाहिए, उसकी एग्जामिन करनी चाहिए। आईईपी मस्ट बी केयरफुली फॉलोड। हमको आईईपी को ही फॉलो करना है, ठीक है। मस्ट है कि हमको आईईपी को फॉलो करना है, क्योंकि आईईपी एक ऐसा प्लान होता है जो पूरे ईयर के लिए उस बच्चे का एक सर्टिफाइड गोल्स की तरफ, अचीवमेंट की तरफ उनको लेके जाता है। अकोमोडेट द नीड्स एंड इनकॉर्पोरेट देम। उनकी नीड्स का ध्यान रखना चाहिए और कॉपरेशन करना चाहिए उनके साथ। सेकेंड चीज़ आती है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। अब क्लासरूम में क्या क्या इंस्ट्रक्शन होने चाहिए स्पेशल चाइल्ड के लिए। को टीचिंग मॉडल्स, जो टीचर है उसको को टीचिंग मॉडल्स रखने चाहिए, जैसे बोथ द टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर, उनको दोनों को एक साथ काम करना चाहिए उन बच्चे के साथ। पुश इन मॉडल का मतलब होता है कि जो स्पेशल एजुकेटर है वो टाइम टू टाइम बच्चों को चेक करती रहेगी, दैट इज पुश इन मॉडल, ठीक है। जो को टीचिंग मॉडल है उसमें पूरे दिन वो सारी जो दोनों टीचर है वो दोनों उनके साथ रहेगी, लेकिन जो पुश इन मॉडल है उसमें जो स्पेशल एजुकेटर है वो कभी कभी आएगी, ठीक है, एट द
टाइम, लेसन के टाइम आएगी। स्पेशल एजुकेटर वर्क विद द चाइल्ड एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। जो स्पेशल एजुकेटर है वो चिल्ड्रन के साथ वर्क करेगी और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी। 1-on-1 लेसन एक्टिविटी। 1-on-1 मीन्स एक बच्चा और एक टीचर 1-on-1 लेसन प्रैक्टिस करेंगे और या फिर कोई भी एक्टिविटी करेंगे। अरेंज द टाइम विद काउंसलर। काउंसलर के साथ भी उनका टाइम अरेंज करना चाहिए, एक अच्छी काउंसलिंग होनी चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट, डिसलेक्सिया कोचेस, स्पीच थेरेपिस्ट एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, उनको जो भी थेरेपीज की ज़रूरत है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। डिसलेक्सिया कोचेस, अगर उनको कोई SLD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए कोचेस भी प्रोवाइड होने चाहिए। मेंटेन द क्लाइमेट, पॉजिटिव क्लाइमेट, हमको जो स्पेशल एजुकेटर है उसको हमेशा पॉजिटिव क्लाइमेट ही रखना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही रखना है। ग्रेडिंग पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इन्फोर्सिंग रूल्स का, क्लासरूम रूटीन अच्छा होना चाहिए, एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि उसका पॉजिटिव क्लाइमेट बना रहे। थर्ड थिंग आती है लर्निंग असेसमेंट। लर्निंग असेसमेंट में क्या होता है? स्पेशल एजुकेटर मस्ट कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट। जो स्पेशल एजुकेटर है उसको रेगुलर असेसमेंट करना चाहिए बच्चे का, रेगुलर टेस्ट लेने चाहिए, रेगुलर ऑब्जर्व करना चाहिए, रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। लेसन मस्ट बी पीरियोडिकली इवेल्युएटेड। जो लेसन भी वो पढ़ा रही है उसको पीरियोडिकली इवेल्युएट करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड गेन द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ये इंश्योर करना चाहिए जो भी स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट को वो पढ़ा रही हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। स्पेशल एजुकेटर मस्ट ऑर्गेनाइज IEP मीटिंग विद स्टाफ एंड फैमिली। जो स्पेशल एजुकेटर है उसको IEP, जो भी वो IEP उसने बनाई है वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ डिस्कस करे, मीटिंग करे और पेरेंट्स का इंक्लूजन रखे, फैमिली को भी IEP में इंक्लूड रखे। उसके जो भी गोल्स हैं वो उनमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। एडवोकेटिंग फॉर द स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक एडवोकेटिंग होता है फाइटिंग टू सपोर्ट एंड गाइड द इनकरेज लर्नर। ये क्या है? जो भी इसमें जो स्पेशल एजुकेटर वो इंश्योर करता है कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनको सारे सपोर्ट मिल सके, उनको गाइडेंस मिल सके, ठीक है, उनको इनकरेज किया जाए लर्निंग के लिए, एक्टिविटीज, बैकग्राउंड एंड नीड ऑफ द क्लासरूम, और सारी जो क्लासरूम में उनको नीड है वो सारी उसको प्रोवाइड हो। ऑल स्कूल ऑफिशियल मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन। जो भी स्कूल के ऑफिशियल्स हैं, वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि इंक्लूजन की क्या इंपॉर्टेंस है। इंक्लूजन होता है जब हम स्पेशल चाइल्ड और एक नॉर्मल बच्चे को साथ में बिठा के पढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंक्लूजन। कमर्शियल कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी नीडेड। जो पेरेंट्स हैं उनका भी हमको इन्वॉल्वमेंट रखना है, उनकी भी कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो एडवोकेटिंग इज लाइक उनको सपोर्ट करना है, उनकी गाइड करना है, उनको उनके राइट्स के लिए उनको फाइट करना सिखाना है, ठीक है, उनको लर्निंग के लिए इनकरेज करना है। जो भी उनको राइट्स मिले हुए हैं हमको इंश्योर करना है कि उनको सारी फैसिलिटीज़, उनकी सारी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सर्विस प्रोवाइड हो रही हो। तो ये होता है एडवोकेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो स्पेशल एजुकेटर का ये भी काम होता है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 3 भी ख़त्म होती है। ये छोटी सी यूनिट है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो हमारी यूनिट 2 भी ख़त्म होती है कोर्स 3 की। थैंक यू।